हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। तो यहाँ पर हम गद्य खंड से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक यहाँ पर गद्य खंड पढ़ा था, जो कि एक निबंध है और हरिशंकर परसाई जी ने ये लिखा है, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो यहाँ पर इस चैप्टर का हम आज थोड़ा सा इसका सारांश पढ़ेंगे, क्या क्या इसकी समरी है, और इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। तो हरिशंकर परसाई जी के सामने यहाँ पर प्रेमचंद्र जी और उनकी पत्नी का एक चित्र है, जिसमें प्रेमचंद जो है धोती कुर्ता पहने हैं और उनके सिर पर टोपी है। वे बहुत दुबले हैं, चेहरा बैठा हुआ है तथा हड्डियां उनकी जो है उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हैं और जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिनके कारण उनके जो ढंग से वो बंध भी नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की जो उंगलियां हैं दिख रही हैं। तो उनकी जो यहाँ पर बाएं पांव का जो जूता है वो फटा हुआ है, बहुत ही इस तरह से फटा है कि उनकी उंगलियां जो है बाहर को दिख रही है। ठीक है ना। तो वो क्या कह रही है कि यदि उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही है कि यदि उनकी प्रेमचंद्र की फोटो खिंचवाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविकता में उनकी कैसी हालत होगी। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र जी ने जो फोटो अपनी पत्नी के साथ खिंचवाई है, क्या उनकी ऐसी हालत फोटो खिंचवाते टाइम है तो अंदर उनकी क्या हालत होगी। तो उनको एक प्रकार से दया आ रही है जीवनी में उनकी। तो देखिए वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होगी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं है, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, अतः उनकी घर की तथा बाहर की जिंदगी एक सी ही रही होगी। तो फोटो में दिख रहा है तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा, तभी तो निश्चितता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं और सादा जीवन उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे, अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से एक फोटो खिंचवाई है और उन्हें सामाजिक लोक लज्जा की भी यहाँ पर चिंता न रही, तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तित्व उनका है कि वो सादा जीवन उच्च विचार, एक प्रकार से वो किसी को दिखावा नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पोशाकें और जूते हम पहना करते हैं, तो प्रेमचंद्र जी के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर परसाई जी कह रहे हैं कि वो क्या है, सादा जीवन और उच्च विचार जीने वाले एक व्यक्ति है। आगे उन्होंने क्या कहा है कि प्रेमचंद्र जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान देखकर लेखक परेशान है। वो जब देखते हैं कि उन्होंने एक फटे जूते में फोटो खिंचवा रखी है और उसमें वही वो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से व्यंग भरी, यानी कि ताना, जिसको किसी को हम क्या करते हैं ताना मारते तो उसको व्यंग कहा जाता है। तो व्यंग भरी मुस्कान देखकर लेखक परेशान हैं। वह सोचते हैं कि प्रेमचंद जी जो फटे जूतों में फोटो खिंचवाने में से मना क्यों नहीं किया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फोटो खिंचा लिया होगा। तो लेखक प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं, किंतु उनकी जो आंखों में दर्द भरे व्यंग ने उन्हें क्या कर दिया, रोने से रोक दिया है। आगे लेखक ने कहा कि लेखक कहते हैं कि मेरा भी जूता फट गया है, किंतु वह ऊपर से तो ठीक है, मैं पर्दे की पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ। तो वो कहते हैं मेरा भी जूता फटा हुआ है, लेकिन मैं पर्दे का अच्छी तरह से ध्यान रखता हूँ कि कहीं मुझे समाज में क्या ना होना पड़े, मुझे लज्जित ना होना पड़े। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं मैं पर्दे का पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता, मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी भी नहीं खिंचवा सकता। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं, ठीक है ना। लेखक प्रेमचंद जी, यहाँ पर देखिए आगे, अचानक लेखक को समझ में आया कि प्रेमचंद का जूता वो पहले ही हो गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, लेखक प्रेमचंद्र की व्यंग भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित है। तो वो क्या देख रहे हैं कि प्रेमचंद जी ने जो है एक फटा जूता पहना है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया है, या होरी का गोदान हो गया है, या हल्कू किसान के खेत को नील गायों ने चर लिया है, या माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है। जो कि प्रेमचंद जी के ही ये क्या हैं, लेख हैं, ठीक है ना। और उनके ये पात्रों के बारे में यहाँ पर लेखक कह रहे हैं।
ठीक है। या फिर महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा, जो उनका जूता फट गया है, जिससे उनका जूता घिस गया है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास जो है को जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था, फटा नहीं था। अचानक लेखक को समझ में आया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं बल्कि किसी कठोर चीज को उन्होंने ठोकर मारी होगी, उससे उनका जूता फट गया है। रास्ते में मारते रहे होंगे, क्या कह रहे हैं, उनका जो जूता फटा हुआ है, जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। रास्ते में पड़ने वाली टीले से बचकर निकलने के बजाय वे उसे ठोकर मारते रहे होंगे। कि क्या कह रहे हैं लेखक यहाँ पर, कि उनके रास्ते में कोई टीला पड़ गया होगा, जिसको उन्होंने साइड से जाने के बजाय उसको ठोकर मार करके वो आगे चले होंगे। तो फिर आगे कहते हैं, उन्हें समझौता करना पसंद नहीं है, शायद इसलिए उन्होंने क्या किया, उस टीले को ठोकर मारी होगी। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए, या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं आगे कि लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है। और लास्ट में उन्होंने क्या यहाँ पर लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि लेखक क्या मानते हैं कि प्रेमचंद की जो उंगली है किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकरें मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं। ठीक है ना। तो इस पाठ का ये एक सारांश है, और आगे यहाँ पर इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं, देखिए उन्होंने जो चित्र यहाँ पर फटे हुए जूते में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, अब लेखक ये कह रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी बात यहाँ पर हमारे सामने आई हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या यहाँ पर उन्होंने विशेषताएं बताई हैं, ये हमने कल पाठ में भी पढ़ लिया था। प्रेमचंद बहुत ही सीधा साधा जीवन जीते थे, वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। तो उनको लोक लज्जा से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना, कि मुझे दिखावे का वो दिखावा नहीं करते थे, तो वो सादा जीवन जीते थे। प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे, वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। तो सामाजिक, देखिए हम समाज को दिखाने के लिए दिखावा करते हैं, तो इन बातों से प्रेमचंद जी जो हैं बहुत दूर थे, उनका जो विचार थे वो उच्च थे। महान साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार होने के बावजूद भी वो एक ऐसी फोटो खिंचवा रहे हैं जिसमें उनके जूते फटे हैं, लेकिन जबकि वो उसकी व्यवस्था भी कर सकते थे। पाठ में जैसे कि हमने पढ़ा कि वो अपनी धोती पहने थे, तो वो अपनी धोती को थोड़ा सा नीचे करके अपने जूते भी ढक सकते थे, लेकिन प्रेमचंद्र जी ने ऐसा दिखावा नहीं किया, वो जैसे थे वैसे ही उन्होंने फोटो खिंचवा ली थी। तो प्रेमचंद्र जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था, क्योंकि यहाँ पर लेखक ने क्या कहा कि कोई ऐसा टीला होगा जो उनके रास्ते पर परत दर परत वो बनाए रखा होगा, और प्रेमचंद जी उनको बार बार ठोकर मार करके उसको हटा रहे होंगे। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि उनको समझौता करना जो है बिल्कुल भी मंजूर न था, वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते रहे। अक्सर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो बोलने का लेखक का मतलब ये है कि हमारे सामने टीले का मतलब यहाँ पर हमारे सामने जो परिस्थितियां आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उसको उन्होंने बगल से, साइड से, हम क्या करते हैं, जहां हमें परेशानी आती है हम बिल्कुल साइड होके उस परेशानी को वहीं छोड़ करके बस किनारे से वहां से निकल जाते हैं। तो यहाँ लेखक हमें यही बताते हैं कि जैसे प्रेमचंद जी ने क्या किया है, उस टीले को ठोकर मार मार के पहले उसे हटाया है और फिर अपना रास्ता साफ किया है। तो ऐसे ही लेखक हमें भी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे सामने जितनी भी कठिन परिस्थितियां या विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं, तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए, ना कि उसके बगल से हम बच करके निकल जाएं। तो वो परेशानी हमारे सामने रहेगी, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने दिखावा किया है उनके जूते भी फटे हैं, लेकिन उनके जूते नीचे से फटे हैं, उनके जूते तलवे से फटे हैं। और तलवे से फटने का मतलब ये हुआ कि उनका पैर जब वो चलेंगे तो वो चल नहीं पाएंगे, और चलेंगे तो उनका पैर जो है घिसेगा और उनको वहां पर दर्द भी महसूस होगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे व्यक्तित्व, हम किस प्रकार का दिखावा करते हैं, हमें परेशानियों से किस प्रकार से उनका सामना करना चाहिए, तो ये हमें लेखक यहाँ पर प्रेमचंद्र जी के व्यक्तित्व से बता रहे हैं। तो क्या क्या यहाँ पर उनकी विशेषता आई कि वो सीधा साधा जीवन जीते थे और गांधी जी की तरह वो साधा जीवन जीते थे। प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे और वे सामाजिक बुराइयों से जो है दूर रहते थे। प्रेमचंद जो है एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और प्रेमचंद को समझौता करना बिल्कुल भी मंजूर न था और वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे, तभी तो उनका जूता फटा है। तो वो बार बार लेखक हमें यही कह रहे हैं कि तुम्हारी जो ये मुस्कान है वो एक व्यंग भरी, वो तो ताना मार रही है कहीं ना कहीं कि मेरा जूता फटा है, मैं मुश्किलों का सामना करके आया हूँ, तुम मुश्किलों से बचकर आए हो। तो ये यहाँ पर लेखक हमें समझाना चाह रहे थे। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, सही कथन के सामने आपको क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है, क में क्या है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाएं पांव में बड़ा छेद हो गया था जिससे उंगलियां जो है बाहर निकल आई थी। तो ऐसा नहीं था उनके, आपने पाठ में भी पढ़ा है। ख दिया है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तो ये भी सही बात है, उनका जो है बाएं जूता नहीं फटा था, उनका बाएं पांव का जूता ठीक था, उनका दाहिने पांव का जूता ठीक था, उनका दाहिने पांव का जूता क्या हो रखा था, फटा हुआ था। तो यहाँ पर जो ये कथन दे रखा है ना कि बाएं पांव का जूता ठीक था, ये गलत है क्योंकि उनके बाएं पांव का ही जूता फटा हुआ था, ठीक है ना। तो ये सही नहीं है। अब आगे देखिए, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर हमने जब गद्यखंड पढ़ा था, इनका ये जो चैप्टर था उसको पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्या देखा कि लेखक क्या कह रहे हैं कि लोग तो जो है इत्र डालते हैं जैसे कि उनकी फोटो से ही खुशबू आ रही हो। तो ये बात भी यहाँ पर आई थी। इसके बाद, तुम्हारी यह व्यंग भरी मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। तो उनकी जो व्यंग भरी मुस्कान थी वो बढ़ा नहीं रही थी, उनके हौसले को पस्त कर रही थी। तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, ठीक है। तो ये प्रश्न नहीं पूछा था, उन्होंने कहा था उसको, किनको, प्रेमचंद्र को। यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है, ख है, वो क्या है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो चौथा ऑप्शन है, जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, ये ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि आपके गद्य खंड में ये बात आई थी कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है, लास्ट में उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला था कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ तुम इशारा करते हो। तो इतना फर्क है इसमें, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहे थे क्या, प्रेमचंद जी से, ठीक है। तो प्रेमचंद जी से वो प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, उन्होंने ये लास्ट में निष्कर्ष निकाला था कि तुम जो हो ना, जो तुम ये अंगूठा दिखाए हो, तुम जो है जिसको तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ मैं सब समझ रहा हूँ, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ तुम अंगूठे से क्या कर रहे हो, इशारा कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने ये कहा, लेखक ने यहाँ पर ये कहा था, ये नहीं, ये प्रश्न नहीं पूछा था, निष्कर्ष निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ख ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अब कौन कौन से व्यंग यहाँ पर दिए हैं, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। पहला ये है। ख में क्या दिया है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो ये बात कही थी यहाँ पे लेखक ने, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो इन जो आपके यहाँ पर व्यंग जो दिए हैं, इनका क्या यहाँ पर उत्तर होगा, क्या यहाँ पर इनका मतलब है। तो यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है और टोपी का मान, मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की जो परिस्थिति है, इज्जत को समाज के समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। तो यहाँ पर ये व्यंग इन्होंने लेखक ने कसा है।
यहाँ पर्दे का संबंध जो है इज्जत से है, जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं, ठीक है, और तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है, यानी कि उनकी इज्जत का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार का इन्होंने प्रेम जो आपके लेखक हैं, लेखक ने व्यंग कसा है। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते, किस लायक, तो यहाँ पर क्या कहा है, इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उनके महत्व के अनुसार उचित रहा है। तो यहाँ पर जो लास्ट में उन्होंने तीसरा व्यंग कसा, उन्होंने क्या कहा कि प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते हैं कि वो अपने हाथ का प्रयोग कर सके उसके लिए, यानी कि वो गलत चीज को पांव से इशारा करते हैं, हाथ से नहीं। तो यहाँ पर लेखक ने ये बातें हमें समझाई है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। तो जैसे ही लेखक क्या कहता है कि इस आदमी की जब फोटो खिंचवाने की पोशाक ये है, तो इसके अंदर की कैसी इसकी पोशाक होगी। तो फिर वो उसी पल वो है, लेखक का विचार बदल जाता है, फिर वो कहता है कि ये ऐसा आदमी नहीं दिखता है कि जिसकी अलग अलग पोशाकें हैं। तो यहाँ पर क्या वजह हो सकती है उनके एकदम से जो उन्होंने अपना विचार जो है बदल दिया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहले लेखक प्रेमचंद्र के साधारण व्यक्तित्व को परिभाषित करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि जो उन्होंने बिल्कुल साधारण था, जैसे वो थे वैसे ही उन्होंने फोटो खिंचवाई। बाद में उन्होंने क्या कि खास समय में ये इतने साधारण हैं, तो साधारण मौकों पर ये किस इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, ठीक है ना। परंतु फिर बाद में लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद्र का जो व्यक्तित्व है दिखावे की दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। तो पहले उन्होंने क्या कह रहे हैं कि पहले लेखक प्रेमचंद के साधारण व्यक्तित्व को परिभाषित करना चाहते हैं कि खास समय में वे इतने साधारण हैं, तो साधारण मौकों पर वो इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, ठीक है ना। लेकिन उन्हें बिल्कुल उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है वो दिखावे की दुनिया से जो है परे है, उसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जैसे भीतर हैं वो वैसे ही बाहर भी हैं। तो यहाँ पर इस बात से यहाँ पर लेखक ये हमें समझाना चाहते हैं, प्रेमचंद्र जी के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने ये यहाँ पर बात कही है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जरूरी नहीं है आप इसी उत्तर को लिखें, आप अपने शब्दों में इसके उत्तर को लिखें। पाठ आप पढ़ चुके हैं, बाकी यहाँ पर देखिए इस पाठ में क्या क्या यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षित बात लगती है, तो अपने उत्तर की विस्तारण शैली, यहाँ पर उन्होंने विस्तार से, देखिए एक जूते पर उन्होंने निबंध लिख दिया, ठीक है ना, और विस्तार से उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर लेखक ने बता दिया, तथा लेखक के व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार जो प्रेमचंद का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं पर भी व्यंग किया है, और लेखक ने सामाजिक कुरीतियों पर भी यहाँ पर व्यंग द्वारा प्रहार किया है। इस पाठ की शुरुआत प्रेमचंद के फटे जूते से होती है और प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को वो उजागर कर देती है। और लास्ट देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न है कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया। तो टीला रास्ते की जो रुकावट है का प्रतीक है, और इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है। तो टीला का मतलब यहाँ पर वो लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रेमचंद के सामने जो भी सामाजिक कुरीतियां आई हैं, जो भी अन्याय हुआ है, जो भी हमारे पास भेदभाव, उन सभी को उन्होंने ठोकर मारते हुए वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर इनको वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती है। और तो प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने
यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। तो ये आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, वो आपके पास पड़ोस में भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। तो ये उत्तर आपका अपना उत्तर होगा, ठीक है ना। आप अपने शब्दों में इसे लिखेंगे। और लास्ट में यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है कि आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। तो इसको तो आप खुद भी महसूस करते होंगे कि आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का जो मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो जाता है। यानी कि उसकी वेशभूषा देख करके हम लोग ये अनुमान लगाने लगते हैं कि इस आदमी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो इसका व्यक्तित्व अच्छा है। और यदि किसी ने गंदे से कपड़े पहने हैं, उसको पहनने का सेंस नहीं है, तो उसके व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ उल्टा सोचने लग जाते हैं, कुछ उसके बारे में अलग ही सोचते हैं। तो ये हमारा आज के समाज का दृष्टिकोण बन चुका है और मोस्टली आप जानेंगे आपके आसपास भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगता है। जो सादा जीवन जी रहा है, जो सिंपल से जो कपड़े पहनता है, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं कि ये कुछ नहीं जानता है, इसको कुछ नहीं पता। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जो विद्वान होंगे, जो महान होंगे, जो सादे लोग होंगे, वो उनको अंदर से परखेंगे, ना कि उनकी ड्रेस को देख के, उनके कपड़ों को देख के, उनके व्यक्तित्व के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन समाज आज वास्तव में इतना बदल गया है, आप खुद भी महसूस करेंगे अपने आसपास कि हर कोई यही देखता है, हाँ इसने अच्छे कपड़े पहने हैं, इसका मतलब ये अच्छा है, ज्ञानी व्यक्ति है ये। तो वास्तविकता क्या ऐसी है, हो सकता है वो ज्ञानी हो, लेकिन ये तो उसके अंदर के गुणों को परख कर ही पता चलेगा। तो आज का समाज ऐसा हो चुका है और ये चीजें हमें अपने जो दैनिक जीवन में भी देखने को मिल रही है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस निबंध के प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।